हेलो गाइस। इससे पहले लेक्चर में हमने इवन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस डिस्कस की है। एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने बोला था कि तीन तरह की एलिमिनेशन रिएक्शंस है, जो इवन रिएक्शंस थी, E2 रिएक्शंस थी और इवन CB रिएक्शंस थी। तो यहाँ पे हमने इवन रिएक्शन डिस्कस की है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले हैलोजन एटम निकल जाएगा, बाद में अटैक ऑफ बेस होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शंस थी वो इवन CB रिएक्शंस थी, जिसमें कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है, मतलब पहले हाइड्रोजन एटम निकल के चला जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, टक्कर मारता है। नेक्स्ट E2 जो रिएक्शन है, जिसमें साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम निकल जाएंगे। सच केमिकल रिएक्शन और सच एलिमिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज द E2 reaction. That is E2 reaction is a second order reaction in which the rate of reactions depend upon the both concentration of substrate as well as the concentration of base. मतलब यहाँ पे देखिए कि जो E2 reaction है, E2 reaction में rate of reaction depend करेगा concentration of alkyl halide और the concentration of base। इसका क्या मतलब है, इस reaction में base जो required होगी वो कैसे रहेंगे, strong base is required। मतलब ये strong base के presence में ही ये reactions होगी। वीक बेस इस रिएक्शन को फेवर नहीं करेगी, क्योंकि अगर हमने वीक बेस का इस्तेमाल किए तो आपको पता है कि इवन रिएक्शन हो जाएगी। और इवन रिएक्शन में भी कंपटीशन कैसा होता है, दैट इज SN1 रिएक्शन का, और मोस्ट ऑफ द केसेस में SN1 रिएक्शन ही डोमिनेट कर जाती है कौन सी रिएक्शन को, इवन रिएक्शन को। लेकिन यहाँ पे जो बेस यूज करने वाले हैं हम, कौन सा बेस यूज करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने वाले। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने वाले हम सारे देखने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं, दैट इज द E2 रिएक्शन। तो यहाँ पे E2 रिएक्शन में हम हाइड्रोजन और हैलोजन जो है साइमल्टेनियसली निकालेंगे। उनको किस तरह से निकाला जाता है, वो किस प्लेन में या एंटी प्लेन में प्रेजेंट होंगे तब निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये सारी बातें हम आज कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। उसका रेट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, स्पेशल केसेस क्या होते हैं, मतलब स्पेशल केसेस कुछ नहीं होते हैं एक्चुअली उसके पीछे भी हम रीजन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, साइमल्टेनियसली रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। मतलब जिस एटम से हम हैलोजन निकालेंगे वो अल्फा कार्बन हो जाएगा, और उसका जो एडजेसेंट कार्बन हो जाएगा, दैट कार्बन व्हिच इज कॉल्ड एज द बीटा कार्बन। तो हमको बीटा कार्बन से क्या निकालना है, हाइड्रोजन एटम निकालना है, ठीक है। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन रिएक्शन और द E2 रिएक्शन। इसे आल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है या फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हम हाइड्रोजन और हैलोजन एटम निकाल रहे हैं। तो डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलो का मतलब हैलोजन। सो दैट इज द डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस ही क्या करते हैं, फेवर करते हैं। तो दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। और जो कौन कौन से बेसिस है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बेसिस भी लिखे हैं। या तो अल्कोहलिक केवज यूज करेंगे आप, या तो इथॉक्साइड यूज करोगे, मिथॉक्साइड यूज करोगे, इथिल अल्कोहल, CH5 बॉन्ड वाइज इथिल अल्कोहल, या NaNH2 इसे कहते हैं सोडामाइड। क्या कहते हैं इसे, सोडामाइड। या फिर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यूज कर सकते हो, या टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल भी यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे कैसे बेस हो जाएंगे, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। और ये स्ट्रॉन्ग बेस ही इस रिएक्शन को क्या करते हैं, फेवर्ड करते हैं। और ये जो E2 रिएक्शन है, ये रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं हम अल्किल हैलाइड के लिए, ठीक है। अल्किल हैलाइड में ही पढ़ रहे हैं हम E2 रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर भी दी हुई टुवर्ड दिस रिएक्शन। अल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्किल ब्रोमाइड देन अल्किल क्लोराइड देन अल्किल फ्लोराइड। अल्किल फ्लोराइड तो एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि वो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते। लिविंग ग्रुप अच्छा होता है क्योंकि जो बड़े साइज का होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो आसानी से छोड़ के जाना चाहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सबसे एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट किसमें होगी, टर्शियरी अल्किल हाइड में होगी, देन सेकेंडरी अल्किल हाइड में होगी। और प्राइमरी तो एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे नहीं। और प्राइमरी अल्किल हाइड का अगर एलिमिनेशन रिएक्शन कर भी दिया जाए तो जो अल्कीन जो मिलेंगे हमको वो लेस स्टेबल मिलेंगे, मतलब मोस्ट स्टेबल अल्कीन नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करने के बाद में जो हमको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो है अल्कीन। तो अल्कीन कैसे होने चाहिए, स्टेबल। और हमने देखा है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, जिसको हम सेडजिस अल्कीन कहते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, जिसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, उसे बोला जाता है हॉफमन्स अल्कीन। और हॉफमन्स अल्कीन क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसी रही है, बाद में उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे पास, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड Br, सामने बॉन्ड क्या हो जाए, CH3 हो जाए। अब देखिए एलिमिनेशन करना है, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन है। अब यहाँ पे देखिए बीटा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है,
और ये दूसरा जो बीटा कार्बन है उसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये Br तो निकल जाएगा, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दैट इज KOH ले सकते हो, दैट इज अल्कोहलिक KOH। दिस आर द व्हिच बेस, दिस आर द स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन निकालने की दो चॉइसेस है, लेकिन हाइड्रोजन वहां से निकलेगा, मतलब मोस्ट स्टेबल अल्कीन, जो हाइड्रोजन निकाल के मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनेगा वो हाइड्रोजन प्रिफर्डली वहां से ही निकलेगा। समझ में आ रही, मतलब सेडजिप्स अल्कीन बनने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन, पहली केस बताता हूं कि हाइड्रोजन अगर मैंने यहां से निकाल दिया, यहां से अगर निकाल दिया हाइड्रोजन, तो देखिए पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा पहला प्रोडक्ट कि हाइड्रोजन अगर यहां से निकाल दिए और ये यहां से चला गया, तो ये HBr निकल गया, यहाँ पे क्या आएगा, ये अल्फा बीटा में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। इसको कहते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द ब्यूट-2-ene। क्या बोलोगे, ब्यूट-2-ene या ब्यूटीन। ये अबाउट हमको मिलता है अबाउट 80% तक। कितने परसेंट मिलता है, 80% तक। क्यों, क्योंकि ये कौन सा अल्कीन है, दैट अल्कीन व्हिच इज कॉल्ड एज द सेडजेप्स अल्कीन। कौन सा अल्कीन बोलते हैं हम इसको, दैट इज द सेडजेप्स अल्कीन। और दूसरा जो अल्कीन है, इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो हमको नेक्स्ट जो मिलेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये अल्फा और बीटा में, तो दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसको कहेंगे हम दैट इज ब्यूट-1-ene या 1-ब्यूटीन। और ये कितने परसेंट में रहेगा, दैट इज 20% में रहेगा। मतलब ये कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमको मोस्ट स्टेबल अल्कीन ही मिलना चाहिए। इस वजह से हम रिएक्शंस को इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस करते हैं। और सेडजिप्स जो अल्कीन होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं, और जो हॉफमन्स अल्कीन होते हैं इस रिएक्शन में वो कैसे होते हैं, दैट इज द लेस स्टेबल। जो हॉफमन्स अल्कीन होते हैं वो कैसे होते हैं, माइनर प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, माइनर प्रोडक्ट। तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इसका मैकेनिज्म भी हम देखने वाले हैं किस तरीके से होगा। हमको यहाँ पे देखिए अल्फा, जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट, मेन सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसे बोला अल्फा कार्बन। उसका जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज नेबरर कार्बन, जो है उसका पड़ोसी, वो क्या है, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन, तो हमको बीटा कार्बन से हमको हाइड्रोजन निकालना है। कौन सा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन के यहाँ पे दो चॉइसेस है बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करने के। तो फिर क्या करना है, वहां पे सेडजिप्स अल्कीन जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन फॉर्म होगी उससे करना है। अगर यहाँ पे हमारे पास में अगर कोई चॉइस नहीं है, अगर दो या दो से ज्यादा चॉइस नहीं है, मतलब एक ही चॉइस है, यहाँ पे इस केस में देखिए आप CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे क्या लिख दोगे, दैट इज Br निकल के चला जाएगा। अब ये सारे के सारे हाइड्रोजन प्राइमरी है, सारे के सारे हाइड्रोजन प्राइमरी है। अब दोनों भी केसेस में कहीं से भी C2H5 बॉन्ड O, ये अपने जो बेस है, दिस आर द बेस। ये किसी को भी अपना कोई भी हाइड्रोजन, या ये तीन में कोई एक हाइड्रोजन को दे दो, या तीन में के या कोई हाइड्रोजन को दे दो, या तीन में के एक कोई हाइड्रोजन को दे दो, सेमी प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ पे तो कोई चॉइस नहीं है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे चॉइसेस थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड CH2। आगे बात समझ में, सामने बॉन्ड CH2, और ये जो H यहाँ से चला गया तो वो किसके साथ में कंबाइन होगा, बेस के साथ में कंबाइन होगा। इस तरीके से OH मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा हमको दैट इज ब्यूटीन, दैट ब्यूटीन व्हिच इज कॉल्ड एज द आइसोब्यूटीन या 2-methyl-1-propene भी कहते हैं इसको। इसको क्या बोलोगे आप, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, TBUBR, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से ये अल्किल हाइड्राइड का क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में E2 रिएक्शन में हम साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन और हैलोजन एटम निकाल रहे हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द E2 रिएक्शन। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्यों है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन मैं बता दूं आपको, मैकेनिज्म जब बताऊंगा तब रेट ऑफ रिएक्शन भी बताऊंगा। जो स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं मैकेनिज्म डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए तो मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं E2 रिएक्शंस का। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड है, और वो जो है अल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ये हमारे पास में इस तरीके से अल्किल हैलाइड है, ये कोई हमारे पास में इस तरीके से अल्किल हैलाइड है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे E2 रिएक्शंस के लिए, यहाँ पे ध्यान में रखना, E2 रिएक्शंस के लिए जो हाइड्रोजन और जो हैलोजन है वो क्या होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन एटम एक में के क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए।
अगर अपोजिट साइड हो गए तभी हमको प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, अबाउट 90 to 95%। अगर वो एंटी प्लेनर नहीं रहे तो ये क्या हो जाता है, मैं बताऊंगा आपको। अगर एंटी प्लेनर नहीं रहे तो उसे सिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सिन। और इसे क्या कहते हैं? एंटी पोजीशन कहते हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन अरेंज होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास में है इस तरीके से, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन को जो अटैच है वो कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हमको हाइड्रोजन एटम तो निकालना है, लेकिन वो हाइड्रोजन एटम कैसा होना चाहिए? एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से ये बेस आया। ये बेस में अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिए? दैट इज हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को किस क्या कर लिया? एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो आगे कुछ इस तरीके से होगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। उसके बाद में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा BH के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। और ये जो हैलाइड का बॉन्ड जो है, ये हैलाइड का बॉन्ड पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और इस तरीके से हैलाइड यहाँ से निकल जाएगा, दैट इज द लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या होने वाला है, देखिए ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से मिलेगी हमको। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, और ये कार्बन का पहले ही कार्बन से बॉन्ड है, पहले ही कार्बन का इस कार्बन से क्या है, यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन है, इस तरीके से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है। और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे बेस के साथ में क्या हो रहा है? बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बॉन्ड है, यहाँ पे ये कार्बन के बीच में बनेगा। नया जो बॉन्ड है ये कार्बन के बीच में इस तरीके से बन रहा है। और ये जो बॉन्ड है एक्स का, ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। एक्स का बॉन्ड क्या हो रहा है? यहाँ पे टूट रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो स्टेट है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ बॉन्ड शुरू है। ये जो स्टेट्स होती है, ये स्टेप एक्चुअली कैसी होती है? स्लो होती है। और ये स्लो स्टेप होने की वजह से ये क्या होती है? RDS होती है, दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है। अब इस स्टेप में देखिए, इसे कहते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द व्हिच स्टेट, दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलोगे आप इसे? ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में आप देखिए कि साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड शुरू है, इसे बोला जाता है दैट इज कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म आर दोस मैकेनिज्म in which the simultaneously breaking and the making of bond which is called as the, क्या बोलोगे आप उसे? which is called as the concerted mechanism। तो यहाँ पे एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि ये बॉन्ड जब यहाँ पे पूरी तरीके से बन जाएगा, ये बॉन्ड पूरी तरीके से बन जाएगा और BH के साथ में हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा B के साथ में, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड C, ये बॉन्ड यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे ये जो X का बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया? टूट गया। तो यहाँ पे हमको मिला है अल्कीन। और बोरॉन नहीं, बेस के साथ में हाइड्रोजन, और प्लस क्या मिलेगा आपको? Br माइनस। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखिए, इस मैकेनिज्म में ये जो बेस है, इस मैकेनिज्म में हम बता रहे हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट में ये जो बेस है, और ये कौन सा एटम है? यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के अलावा ये कौन सा एटम है? यहाँ पे X एटम है, दैट इज द हैलोजन एटम। कौन सा एटम बोलोगे आप? हैलोजन एटम। और इस हैलोजन एटम के साथ साथ यहाँ पे ये दो कार्बन है, टू कार्बन मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स हो गए? 5। देखिए एक बेस हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, ये 2 कार्बन हो गए, टोटल 4 हो गए, और ये क्या हो गया? हैलोजन हो गया। टोटल कितने एटम्स हो गए? 5। आर इन द सेम प्लेन। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए कि ये ट्रांजिशन स्टेट में बेस, हाइड्रोजन एटम एंड दी हाइड्रोजन एटम एंड बोथ कार्बन एटम आर इन द विच प्लेन बोलोगे आप इसे? सेम प्लेन में रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम प्लेन में। और यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। और यहाँ पे दूसरी बात बोला है कि यहाँ पे इस रिएक्शन होने के लिए फॉर E2 रिएक्शन, फॉर विच रिएक्शन? E2 रिएक्शन विच एटम? हाइड्रोजन एटम एंड विच एटम? हैलोजन एटम। हाइड्रोजन एटम एंड द हैलोजन एटम मस्ट बी इन एंटी पेरीप्लेनर प्लेन। क्या होना चाहिए? एंटी पेरीप्लेनर प्लेन में होने चाहिए, दैट इज एंटी पेरीप्लेनर प्लेन, दैट इज एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन में होने चाहिए। मस्ट बी इन एंटी पेरीप्लेनर पोजीशंस, मतलब अपोजिट पोजीशन में होना चाहिए, सेम पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अगर सेम पोजीशन में अगर हो जाए तो क्या होगा? देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। सेम पोजीशन में अगर हो जाए तो उसे सिन पोजीशन बोलते हैं, या फिर इस रिएक्शन को एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन में होने की वजह से इस रिएक्शन को एंटी एलिमिनेशन भी बोला जाता है। दैट रिएक्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द व्हिच रिएक्शन? एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हिच रिएक्शन? एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर वो सेम प्लेन में हो जाए तो कैसा होगा? देखिए यहाँ पे अगर सेम प्लेन में हो जाए
तो कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए ये मेरे पास में हैलोजन एटम है, ये हैलोजन एटम्स है, और यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है। तो यहाँ से बेस आया, ये बेस आया, बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहा, तो क्या होता है कि ये जो हैलोजन एटम है, ये और ये जो हैलोजन एटम्स है और ये बेस का पर जो निगेटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिपल्शन। ये रिपल्शन होने की वजह से ये इस तरीके से अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसे कहते हैं सिन अटैक। क्या बोलते हैं इसे, सिन अटैक, या कौन सी पोजीशन बोलोगे आप इसे, सिन पोजीशन बोलोगे। ये होगी यहाँ पे सिन पोजीशन। तो सिन पोजीशन में ये जो हैलोजन एटम है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, और बेस आपको तो पता है, बेस तो इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता है, तो वो सेम साइड में होने की वजह से उनमें क्या आ जाता है, रिपल्शन ओवरकम कर जाता है। लेकिन एंटी पोजीशन में वैसा नहीं होता है। तो ये पोजीशन भी लिख देता हूं यहाँ पे कि ये जो पोजीशन है इसे बोला जाता है विच पोजीशन, दैट इज द विच पोजीशन, एंटी पोजीशन। और एंटी पोजीशन रिएक्शन ही, एंटी पोजीशन ही दैट इज द E2 रिएक्शंस को क्या करती है, यहाँ पे फेवर्ड करती है, जो कि सिन पोजीशन यहाँ पे इस रिएक्शन को फेवर्ड नहीं करती है, क्योंकि हैलोजन एटम का और जो इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीसीज है व्हिच इज कॉल्ड एज द बेस, उसमें क्या हो जाता है, रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है। इस वजह से E2 रिएक्शन ये नहीं बताते हैं, सिर्फ एंटी पोजीशन वाले ही कंपाउंड यहाँ पे ये रिएक्शन बताएंगे। समझ में आ रही है बात। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताने वाला हूँ कि कहाँ पे E1 E2 रिएक्शन होगी, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि E2 रिएक्शंस होने के लिए जो हाइड्रोजन और हैलोजन एटम एंटी पेरीप्लेनर प्लेन में होना चाहिए। अगर पेरीप्लेनर प्लेन में अगर हो जाए तो E2 रिएक्शंस नहीं होगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखिए, आप मुझे बताइए यहाँ पे E2 रिएक्शन होगी या नहीं होगी, E2 रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मेरे पास में यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे जो जुड़ा है वो है व्हिच इज कॉल्ड एज द Cl, इस तरीके से Cl है, और यहाँ पे मेरे पास में, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक CH3 जुड़ा है, मिथिल जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे एक CH3 जुड़ा है। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे कोई बेस डालूं लाइक दैट KOH, दैट इज अल्कोहलिक KOH, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वो डाल दूं यहाँ पे, तो मुझे बताइए यहाँ पे रिएक्शंस होगी क्या। ये Cl तो निकल जाएगा, लेकिन Cl निकलने के साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन क्या चाहिए। अगर Cl अगर यहाँ पे अबोव दी प्लेन है तो हाइड्रोजन क्या चाहिए, बिलो दी प्लेन, तभी तो बोलोगे उसे एंटी पोजीशन। लेकिन यहाँ पे दोनों भी हाइड्रोजन, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, दोनों भी हाइड्रोजन जो है वो पेरीप्लेनर प्लेन में है, सेम प्लेन में। तो यहाँ पे क्या रिएक्शंस नहीं होगी, ऑलमोस्ट नो रिएक्शन, मतलब यहाँ पे कोई तरह की रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे दूसरे एग्जांपल से और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपकी। यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास इस हाइड्रोजन के अलावा, ये देखिए हमारे पास ये तो Cl एज इट इज है, ये Cl है, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन के अलावा अगर मैंने यहाँ पे एंटी पेरीप्लेनर प्लेन में ड्यूटेरियम लिख दिया और CH3 यहाँ पे एज इट इज है। अब यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, दैट इज द CH3 है। तो अब मुझे बताइए कि ये ड्यूटेरियम निकलेगा या हाइड्रोजन निकलेगा। इस केस में भी ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकलेगा। इस केस में कौन निकलेगा, दैट इज द ड्यूटेरियम निकलेगा। तो KOH, देखिए यहाँ पे KOH है, देखिए समझ में आ रहा है बात आपको। हाइड्रोजन तो निकालना है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एंटी पेरीप्लेनर प्लेन में चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पे एंटी पेरीप्लेनर में नहीं है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप जो कि ड्यूटेरियम है, वो एंटी पेरीप्लेनर प्लेन में है, यहाँ पे है, यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन है यहाँ पे, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या है, पेरीप्लेनर प्लेन में। तो यहाँ पे भी इस तरीके से रिएक्शन नहीं होगी, फिर यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो ये ड्यूटेरियम निकल जाएगा। अगर ड्यूटेरियम अगर निकल गया तो हमको जो अल्कीन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे CH3 एज इट इज, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, और ये CH3 भी यहाँ पे क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट केस देख लीजिए, नेक्स्ट थर्ड केस में और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। थर्ड केस में क्या होगा, अगर हाइड्रोजन भी एंटी पेरीप्लेनर प्लेन में है और ड्यूटेरियम भी एंटी पेरीप्लेनर प्लेन में है, तो क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम अगर दोनों भी, यहाँ पे ये हमारे पास में इस तरीके से ये Cl है, ये Cl है, और यहाँ पे क्या है बोलिए, यहाँ पे है ड्यूटेरियम, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे एक CH3। अब ये KOH के साथ में, अब मुझे बताइए ड्यूटेरियम निकलेगा या क्या कौन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा।
तो इस केस में जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, वो पहले टूटेगा। समझ में आ रही है बात? जिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो पहले टूटेगा। मतलब ये रिएक्शन लो बॉन्ड एनर्जी को क्या करेगी, फेवर करेगी। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी सुन लीजिए कि बॉन्ड एनर्जी आइसोटोप के केस में, किसके, हाइड्रोजन के आइसोटोप के केस में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है कार्बन ट्रिशियम की, देन होती है कार्बन ड्यूटेरियम की, देन होती है कार्बन हाइड्रोजन की। मतलब इस केस में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कैसी है, कम है। तो यहाँ पे अब ड्यूटेरियम निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। यहाँ पे कौन निकलेगा, दिस हाइड्रोजन, क्योंकि ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट इन एंटी पेरिप्लेनर प्लेन। तो दोनों में से पहले कौन निकलेगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कैसी है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से रिएक्शंस होगी। ये जो है Cl निकल गया, यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया, ये ड्यूटेरियम एज इट इज रहेगा, ड्यूटेरियम तो नहीं निकला, ये CH3 भी नहीं, ये तो CH3 निकलने वाला ही नहीं है। उसके बाद में यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब हमारा मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये रहेगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एंटी पेरिप्लेनर प्लेन का ही हाइड्रोजन यहाँ से निकलना चाहिए। पहली बात तो बीटा हाइड्रोजन निकलना चाहिए। और बीटा कौन सा हाइड्रोजन निकलना चाहिए, कि जो बीटा हाइड्रोजन निकलने के बाद मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनेगा। जब मोस्ट स्टेबल, जो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होने के बाद में मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनाएगा, मतलब सेडजिप्स अल्कीन बनाएगा, वही बीटा हाइड्रोजन एटम निकालना है हमको, ठीक है। और तीसरी बात, यहाँ पे अगर आपको स्टेरियोकेमिस्ट्री अगर दे दी जाए, तो देखिए यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री दी है, तो फिर आपको स्टेरियोकेमिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि कौन सा अबोव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है। अगर वहां पे हाइड्रोजन एटम अबोव द प्लेन होगा तो हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन हमेशा बिलो दी प्लेन वाला ही निकलेगा, सेम प्लेन वाला हाइड्रोजन एटम कभी नहीं निकलेगा। तो ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने बोला है कि जो केमिकल काइनेटिक्स भी सुन लीजिए, हमने कुछ देर पहले यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी, काइनेटिक्स ऑफ E2 रिएक्शंस, काइनेटिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। मतलब देख लीजिए, एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा है जैसे कि सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का अगर हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस किया तो 2 ब्यूटीन हमको वहां पे मेजर प्रोडक्ट मिलता है, 1 ब्यूटीन क्या मिलता है, माइनर प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक्स ऑफ E2 रिएक्शन, और काइनेटिक्स ऑफ E2 रिएक्शन में हमने जो बोला है कि पहली जो स्टेप्स है वही स्लो स्टेप है, और उसमें हमने स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज किया है। तो इसलिए रेट विच इज इक्वल्स टू k इज द कांस्टेंट, दैट इज द वेलोसिटी कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स दैट इज इनटू द concentration of alkyl halide into the concentration of base। मतलब if the concentration of base increases, rate of E2 reaction is increases। if the concentration of alkyl halide is double, then the rate of reaction is double, मतलब in this case the rate of reaction depend upon the both, hence it is which reaction बोलोगे आप इसको, hence it is which reaction, second order reaction। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 स्पीशीज पे डिपेंड है। E1 रिएक्शन में वैसा नहीं था, SN1 रिएक्शन में भी वैसा नहीं था। E2 रिएक्शन में जो स्लो स्टेप में जो आ रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं स्लो स्टेप में, 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक अल्किल हैलाइड आ रहा है और एक क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं वही क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाए तो उसे बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। सो इट इज ए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, it is a which reaction, elementary reaction, which is a which reaction, elementary reaction। elementary reactions are those reaction in which the molecularity, मतलब that is the how many number of molecules take part in the reaction, which is called as the molecularity of reaction is equals to order of reaction, is equals to order of reaction। जो molecularity of reaction है वही order of reaction हो जाए तो that reaction which is called as which reaction बोलते हैं इसको, elementary reaction। कई बार पूछ लिया जाता है तो ध्यान में रखिएगा कि elementary reaction बोले तो those reaction in which the molecularity of reaction equal to order of reaction। हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा है, इसी रिएक्शन में देख लीजिए, ये हमारे पास में सबस्ट्रेट है, यहाँ पे KOH लिया हुआ तो OH माइनस है, बेस है। तो और ये जो स्टेप्स है ये कैसी होती है, स्लो स्टेप होती है। और स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पे ही डिपेंड रहेगा ना। जो फास्ट स्टेप होती है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी ना डिपेंड होता है। तो इस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है, इसलिए रिएक्शन को क्या बोलोगे, दैट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 है, और वही उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। जिस रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाए उसे बोला जाता है
दैट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ। ईपीडी बोलेंगे आप इसे, ईपीडी दैट इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, मतलब क्या हो जाएगा, आरएक्स हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आरएक्स, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, बेस ने उसको टक्कर मारी, ट्रांजिशन स्टेट मिली, ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमको यहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पे अल्कीन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे देखिए, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और तभी तो हमको स्टेबल मिलता है। क्या मिलता है, स्टेबल अल्कीन मिलता है। और भी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए 2 एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ में बता देता हूँ उसका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है कि यहाँ पे ये जो है हमारे पास में बेस है, ये क्या है, यहाँ पे बेस है। तो बेस क्या करने वाला है, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने वाला है। ये बेस जो है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस हाइड्रोजन को देगा, ना कि वो यहाँ पे जाएगा इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, लाइक दैट SN2 रिएक्शन की तरह बैक साइड अटैक नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होती, इस तरीके का अटैक यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ये जो बेस है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टेरिक हिंड्रेंस है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो यहाँ पे अटैक हो जाएगा तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन इस बेस को तो अटैक कहाँ पे करना है, हाइड्रोजन पे करना है, तो उसे अल्किल हैलाइड का जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखिएगा, अल्किल हैलाइड में कितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, कितना ज्यादा ट्रॉफिक है, या कितना ज्यादा क्राउडिंग है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अटैक किस पे जाके करना है, हाइड्रोजन पे। किस पे, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देना है, हाइड्रोजन पे। और आपको पता है कि हाइड्रोजन तो क्या होता है, अकेला अलग थलग पड़ा होता है, बस उसे ही तो अपना हाइड्रोजन, उसे क्या करना है, बेस को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब समझिएगा अल्किल हैलाइड में चाहे कितना भी क्राउडिंग हो जाए या कितना भी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाए, तो ये जो बेस है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा, उसे स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे E2 रिएक्शन होगी, मतलब E2 रिएक्शन ही होगी यहाँ पे, ठीक है। SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि SN2 रिएक्शन क्या हो जाती है, यहाँ पे क्राउडिंग आ जाता है। क्या आ जाता है, हमें पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो बेस है वो अपने इलेक्ट्रॉन, तो उसे किसे देना है, हाइड्रोजन को देना है, क्योंकि अलग थलग यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसे इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल नहीं होता है, आसान हो जाता है। हाँ, अगर ये बेस थोड़ा सा बल्कि हल्की हो जाए तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। अगर ये बेस थोड़ा सा लार्जर साइज का या बल्कि हो जाए तो यहाँ पे उसे इस हाइड्रोजन तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर ये स्मॉलर बेस है तो इस हाइड्रोजन को निकालने में उसे कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे महसूस नहीं होगी, फील नहीं होगी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और ये जो है Br यहाँ से निकल जाएगा। देखिए मैंने Br हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लेनर प्लेन में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कार्बन, और ये उसके यहाँ पे बचे हैं 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे बना है CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। मतलब इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। कौन सा अल्कीन मिलेगा, दैट अल्कीन इज कॉल्ड एज द व्हिच अल्कीन, सेडजेफ अल्कीन। अब सेडजेफ अल्कीन भी आपको पता है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसे बोला जाता है सेडजेफ अल्कीन, जो कि क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इतनी जोर से यहाँ पे आएगी, इसे टक्कर मारेगी कि ये जो Br अपने इलेक्ट्रॉन लेने भागने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बचा है हाइड्रोजन, और ये बचा है यहाँ पे कार्बन, और नीचे बचा है CH3, सामने आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्कीन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अल्कीन। अब यहाँ पे अगर देख लीजिए, अगर हमने यहाँ पे बल्कि ग्रुप ले लिया, बल्कि न्यूक्लियोफाइल ले लिया, जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाक्साइड है, या ट्राई इथिलामाइन ले लिया हमने, या तो फिर अगर हमने क्या ले लिया, दैट इज द डाइसोप्रोपिलामाइन ले लिया, ये बड़े बल्कि बेसिस अगर हमने लिया वहां पे, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा अटैक करने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। उस केसेस में हमको हॉफमन्स प्रोडक्ट मिलते हैं। 2016 में मिला, पूछा था नीट में कि हॉफमन्स प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो बस हॉफमन्स प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट नाउ विल डिस्कस द हॉफमन्स प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने जो E2 रिएक्शंस है जिसमें अकॉर्डिंग टू सेडजिस रूल हमको जो मेजर प्रोडक्ट मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेडजिस रूल, अगर हमने वहां पे
स्मॉल बेस के अलावा अगर हमने क्या यूज किया, बल्कि बेस यूज किया, मतलब बड़े बेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या फिर ट्राइथिलामाइन, या फिर यूज किया हमने डायआइसोप्रोपिल अमाइन। ये बल्कि अल्की ग्रुप अगर हमने इस्तेमाल किए तो ये बल्कि अल्की ग्रुप क्या करते हैं कि मोर क्राउडेड एरिया का हाइड्रोजन या जहां पे मोर हिंड्रेंस है वहां का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने की बजाय क्या करते हैं, जहां पे लेस क्राउडेड है वहां का हाइड्रोजन क्या करें, एब्स्ट्रैक्ट करें। मतलब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे फिर वो सेड्जियस रूल को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे ये रिएक्शंस में इस तरह की रिएक्शंस में जिसमें बल्कि अल्की ग्रुप हो, वो मोर क्राउडेड या फिर मोर हिंड्रेंस पोजीशन का हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट ना करके लेस हिंड्रेंस पोजीशन का हाइड्रोजन क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और सेड्जियस रूल को क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। और इस रिएक्शंस के दौरान जो हमको प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज दी हॉफमन्स प्रोडक्ट बोला जाता है, या इस रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि दैट इज द बल्की बेसिस लाइक दैट टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और ट्राइथिलामाइन या डायआइसोप्रोपिलामाइन accomplished the dehydrohalogenation that do not follow, यहाँ पे लिखा है देखो स्ट्रिक्टली लिखा है, that do not follow the which rule, Sedgwick's rule, and due to the steric hindrance of a bulky base क्या होता है, बड़ा जो होता है वो बल्कि बेस क्या होता है, उसके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जाइंट मॉलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल, उसकी वजह से वो मोर हिंडर्ड हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, वो खुद भी बड़ा है और मोर हाइड्रेट इलाके में कैसे जाएगा, तो वो क्या करता है, लेस हिंडर्ड प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, एंड दैट लीड टू फॉर्मेशन लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब अपने को मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मतलब सेल्सियस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा जो कि मेजर होगा, दैट प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज दी हॉफमैन प्रोडक्ट। देखिए समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे देख लीजिए आप, मेरे पास में इस तरीके से कंपाउंड है, यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे मेरे पास CH3 है और यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, H है, या फिर इसको इस तरीके से ऊपर लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये H हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, H है, और यहाँ पे Br है और नीचे यहाँ पे CH3 है। अब यहाँ पे देख लीजिए Br तो लिविंग ग्रुप है, Br इज द लिविंग ग्रुप। अब दूसरा जो है Br जिस कार्बन को अटैच है, यहाँ पे देख लीजिए ये अल्फा कार्बन हो गया और ये कौन सा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन हो गया, और ये वाला जो कार्बन है ये भी कार्बन कौन सा हो गया, दैट कार्बन व्हिच इज कॉल्ड एज द व्हिच कार्बन, बीटा कार्बन। तो हमारे पास में यहाँ पे देखिए दो बीटा कार्बन है, एक जो बीटा कार्बन है वो कैसा है, दैट इज द मोर हिंडर्ड है, और एक जो है वो लेस हिंडर्ड है। मतलब देखिए समझिएगा, ये जो बीटा कार्बन है ये वाला क्या हो गया, दैट इज द CH2, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, दैट इज CH2H, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, दैट हाइड्रोजन इज द टर्शियरी हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे कोई स्मॉल बेस लेते हैं जैसे कि CH3O मिथॉक्साइड लो या इथॉक्साइड लो, ये बेस कैसा है, दैट बेस व्हिच इज द स्मॉल बेस। तो स्मॉल बेस तो कहीं भी अटैक कर देता है, स्मॉल बेस तो क्या करेगा, Br को तो निकालेगा, और प्रोटॉन कहीं का भी हो, चाहे हिंडर्ड हो या लेस हिंडर्ड हो या मोर हिंडर्ड हो, और तो यहाँ पे आसानी से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाला। ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा क्योंकि टर्शियरी मोर रिएक्टिव होता है देन दैट ऑफ दी। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा, टर्शियरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ दी प्राइमरी हाइड्रोजन। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए सबसे पहले टर्शियरी हाइड्रोजन निकलेगा, देन सेकेंडरी, देन दैट ऑफ दी प्राइमरी। तो टर्शियरी हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया ये बेस की वजह से, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट देखिए कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। चलिए मैं CH3 लिख देता हूँ, ये CH3। अब मुझे बताइए ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन को बोला जाता है सेडजेफ अल्कीन। कौन सा अल्कीन बोलोगे आप इसे, सेडजेफ अल्कीन, और यही इसमें क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा अगर ये छोटा बेस यूज करते हैं। अगर आप जेंट बड़ा बेस यूज करते हैं, अगर बल्कि बेस यूज करते हैं जैसे कि टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल या टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यूज करते हो, इस तरीके का बेस, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ये जो मोर क्राउडेड एरिया का प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वो क्या करता है, लेस हिंड्रेड प्रोटॉन को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो मतलब देखिए ये प्रोटॉन यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर इसकी वजह से ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो एक ही रिएक्शन में दोनों बताने वाला हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा CH3, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे रहेगा इस तरीके से, ये यहाँ पे क्या था, Br था,
और यहाँ पे क्या था, CH3 था, तो ये CH2 हो जाएगा। इस तरीके से मिल जाएगा आपको, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो अल्कीन है ये कैसा है, लेस सैचुरेटेड, मतलब लेस हिंडर्ड प्रोटॉन। यहाँ से ये बड़े जेंट मॉलिक्यूल ने या बड़े बल्कि बेस ने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट किया है। इस प्रोडक्ट को बोला जाता है दैट्स द हॉफमैन्स प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलोगे आप इसे, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। और इस ऐसी रिएक्शन अगर होती है कि जेंट मॉलिक्यूल हो जाए तो फिर वो मोर क्राउडेड एरिया का हाइड्रोजन को नहीं एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लेस क्राउडेड एरिया के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और इस केस में जो प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, वो वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा। माइनर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्या है हॉफमैन्स प्रोडक्ट, और हॉफमैन्स प्रोडक्ट ही क्या होंगे उसमें, माइनर्स होंगे। अब दो रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन बताता हूँ। एक में सबस्ट्रेट सेम रख देंगे और एक में बड़ा छोटा बेस यूज करेंगे, एक में बड़ा बेस यूज करेंगे। तो उसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट दोनों भी बताता हूँ। तो ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने एक अल्किल हैलाइड लिया है और इस अल्किल हैलाइड पे मैं स्मॉल बेस डाल देता हूँ, लाइक दैट CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, ये स्मॉल बेस है। ये कैसा बेस है यहाँ पे, दैट बेस इज अ स्मॉल बेस। अब यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, बीटा कार्बन है। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है इसको बोलोगे आप बीटा कार्बन। यहाँ पे देखिए दो बीटा कार्बन है, तो बेस कैसा है हमारे पास, यहाँ पे स्मॉल बेस है, ये बीटा कार्बन, यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन हो जाएगा और इस वाले का हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाले बीटा निकलेगा या बीटा निकलेगा, मतलब यहाँ पे ये बीटा, मतलब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो स्मॉल अपन ने बेस यूज किया है, तो यहाँ पे सेल्सियस जो अल्कीन होगा वो कैसा रहेगा, मोर स्टेबल होगा या मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो दोनों भी प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से निकालू इस तरीके से, देखिए तो यहाँ पे इस बीटा कार्बन से अगर मैं ये हाइड्रोजन आयन निकालू और ये Br निकाल दूं, तो ये अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कैसा होगा यहाँ पे बोलिए, CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा, दैट इज द CH3, और सामने क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा इसे बोलोगे आप व्हिच इज कॉल्ड एज द, दैट इज द 2 मिथिल, क्या बोलोगे, 2 मिथिल 2 ब्यूटीन। दिस आर द 1 2 3, दैट इज द 2 मिथिल 2 ब्यूटीन। सो 2 मिथिल 2 ब्यूटीन, दिस आर द व्हिच अल्कीन बोलोगे आप इसे, सेडजेक्स अल्कीन। कौन सा अल्कीन बोलोगे यहाँ पे, सेडजेक्स अल्कीन। और सेडजेक्स अल्कीन ये केस में हमको अबाउट 71% मिलता है। कितने परसेंट मिलता है, 71%। और लेस क्राउडेड एरिया का अगर हमने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड अगर अल्कीन जो मिलेगा, तो हमको ये हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन निकालने के बाद में जो अल्कीन मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड क्या मिलेगा, C, ऊपर बॉन्ड यहाँ पे CH3, सामने बॉन्ड क्या मिलेगा, दैट इज द CH2। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ये कितने परसेंट मिलेगा, दैट इज द 29% मिलेगा, बराबर, दैट इज द हो गया 100%। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर हमने स्मॉल बेस यूज किया तो हमको सेल्सियस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और हॉफमैन्स प्रोडक्ट क्या मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सेल्सियस प्रोडक्ट है, इसे सेल्सियस प्रोडक्ट बोलोगे या सेल्सियस अल्कीन बोलोगे, नो प्रॉब्लम। सो दैट इज द सेल्सियस प्रोडक्ट इज अ, दैट इज द माइनर प्रोडक्ट नहीं, दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। यही केस यूज करते हैं, बल्कि थोड़ा सा जेट मॉलिक्यूल यूज करेंगे, जेट बेस यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखिए, CH3 बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, ऊपर क्या है CH3 है, नीचे बॉन्ड Br है, सामने CH2 और ये क्या है H है। इस केस में क्या होगा, Br तो निकल जा रहा है। अब हाइड्रोजन ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो ये तो थोड़ा क्राउडेड है, दिख रहा है आपको, क्राउडेड है। तो यहाँ पे ये जो है ये अलग थलग पड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा जेट मॉलिक्यूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, दैट इज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, दैट इज द टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज अ, क्या बोला है अपन ने उसको, दैट्स अ बल्की बेस। व्हिच बेस, बल्की बेस। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड CH2, और प्लस क्या मिलेगा, ये प्लस ये मिलेगा सेडजिस अल्कीन, CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या मिलेगा, ऊपर बॉन्ड CH3, ऊपर बॉन्ड क्या मिलेगा CH3, और सामने बॉन्ड, यहाँ पे H नहीं होगा, यहाँ से H तो निकल गया, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो ये जो है हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये जो हॉफमैन प्रोडक्ट है ये केस में रहेगा अबाउट दैट इज द, अबाउट जो रहेगा यहाँ पे 72%। हाउ मेनी परसेंट, 72%। और ये कितने परसेंट रहेगा, दैट इज 28%। 28%। तो आपको बात समझ में आ गई है कौन से केस में कौन से प्रोडक्ट मेजर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हॉफमैन्स प्रोडक्ट है, अगर हमने बल्कि अगर हमने बेस यूज किया तो वहां पे हॉफमैन्स प्रोडक्ट मेजर हो जाते हैं,
और हमने अगर छोटा स्मॉल बेस यूज किया तो वहां पे सेटजिस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, मेजर हो जाते हैं। तो आपको हॉफमन्स प्रोडक्ट क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा E1 रिएक्शंस हो गया, E2 रिएक्शंस भी हो गया। इसके बाद में हम वुड्स रिएक्शन, स्वॉर्ट रिएक्शन, फिंकलस्टोन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ ब्रिग्नार्ड रिएजेंट, ब्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस कौन कौन से, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये जो लेक्चर्स हुआ है E1 दैट इज E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, इस पे मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। मतलब जब भी जैसे ही लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसी दिन मैं, आप जिस दिन लेक्चर को देखोगे उसी दिन मैं इस पे कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, आपको जो इसका आंसर शेयर करना है आपको, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू।